नमस्कार। आज हमारे सामने है एक काफी चर्चित किताब इकिगाई, खुशहाल और लंबी जिंदगी का जापानी राज। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने लिखी है। तो आज हम इसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में खुशहाल और लंबी जिंदगी का कोई जापानी फॉर्मूला हो सकता है। मतलब रोज सुबह उठने की कोई ऐसी वजह जिससे लगे कि हाँ, आज का दिन जीना है, खुशी भी मिले, मकसद भी। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये चर्चा सिर्फ क्या कहते हैं लंबी उम्र कैसे पाएं इस बारे में नहीं है। अच्छा, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है, एक बेहतर, एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के बारे में। और इन सब के केंद्र में है इकिगाई। इकिगाई। हाँ। तो ये शब्द, तो सबसे पहले यही समझते हैं, ये इकिगाई आखिर है क्या। किताब बताती है कि ये एक जापानी शब्द है, सीधा मतलब है जीने का कारण, या कह लें वो चीज जो सुबह बिस्तर से उठने की वजह बनती है। बिल्कुल, रीजन फॉर बीइंग। हाँ, और किताब ये भी कहती है कि हर इंसान के अंदर ना अपना इकिगाई छिपा होता है, बस उसे खोजना पड़ता है। सही। जैसे किसी को शायद गाना पसंद हो, किसी को दूसरों की मदद करना अच्छा लगता हो, कोई अपना बिजनेस खड़ा करने में लगा हो, या कोई बस लिखता हो, यही उनका इकिगाई हो सकता है। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये कितना व्यक्तिगत है, कितना पर्सनल। जैसा किताब में भी जिक्र है, ये जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा दुनिया बदलने वाला लक्ष्य हो, है ना। हाँ। ये तो वो अंदरूनी प्रेरणा है, वो मोटिवेशन जो हमें रोज आगे बढ़ाती है। छोटी सी चीज भी हो सकती है। और इसी बात को और पुख्ता करने के लिए किताब एक असली जगह का उदाहरण देती है, जापान का ओकिनावा गांव। हाँ, ओकिनावा, ये बहुत फेमस है इस चीज के लिए। बिल्कुल। कहा जाता है कि यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा खुश और लंबी उम्र वाले बुजुर्ग रहते हैं, मतलब 100 साल पार करने वाले लोग। और सिर्फ लंबा नहीं जीते, वो एक्टिव रहते हैं, खुश रहते हैं। तो उनका राज, किताब कहती है, वो अपना इकिगाई जीते हैं। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये कि वहाँ के कई बुजुर्ग कभी फॉर्मली रिटायर ही नहीं होते। हाँ, ये हमारी सोच से कितना अलग है ना। हमारे यहाँ तो रिटायरमेंट मतलब बस अब आराम। बिल्कुल, वो अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ न कुछ करते रहते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं, सादा खाना खाते हैं। हाँ, और ये सीधे तौर पर मकसद या उद्देश्य के विचार से जुड़ता है। उनके लिए रिटायरमेंट कोई मंजिल नहीं है, बल्कि लगातार सक्रिय रहना, कुछ योगदान देना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जीवन के अलग अलग स्टेज के बारे में जो हमारी पश्चिमी धारणाएं है ना, उनको एक तरह से चुनौती देता है। सही कहा, ये एक बिल्कुल अलग नजरिया है। अच्छा, अब किताब ना इकिगाई को समझने का एक तरीका बताती है, एक मॉडल। हाँ, वो 4 सर्कल्स वाला। हाँ वही, 4 घेरे या सर्कल्स। ये काफी पॉपुलर भी हुआ है। तो कल्पना करें कि 4 गोले हैं जो बीच में एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है। और जहाँ ये चारों मिलते हैं, वो जो बीच का हिस्सा है वही है इकिगाई। ओके। और ये 4 हिस्से क्या हैं? हाँ, तो ये 4 हिस्से हैं। पहला वो जो आपको पसंद है, मतलब आपकी हॉबी, आपका पैशन। दूसरा वो जिसमें आप अच्छे हैं, आपका टैलेंट, आपकी स्किल। ठीक है। तीसरा वो जिसकी दुनिया को जरूरत है, मतलब आपका काम समाज के लिए कितना उपयोगी है। जरूरत। और चौथा वो जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, यानी जिससे आपकी आजीविका चल सके। अच्छा, तो पैशन, स्किल, दुनिया की जरूरत और पैसा। बिल्कुल। जहां ये चारों चीजें मिल जाएं, वही बीच का हिस्सा इकिगाई है। किताब एक उदाहरण भी देती है। मान लीजिए कोई लड़का है, उसे गिटार बजाना पसंद है, बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, व्हाट यू लव। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करके उसमें बहुत अच्छा हो जाता है। फिर लोग उसे सुनना पसंद करने लगते हैं, उन्हें खुशी मिलती है। अच्छा। और फिर एक दिन उसे शायद सिखाने के या कहीं परफॉर्म करने के पैसे भी मिलने लगते हैं। लेखकों के हिसाब से जब ये चालों मिल गए तो गिटार बजाना उसका इकिगाई बन गया। ये मॉडल, हाँ, देखने में तो सरल लगता है, लेकिन इसमें संतुलन साधना, मुझे लगता है वही असली चीज है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ जुनून या सिर्फ हुनर की बात नहीं है, ये इन चारों का संगम है। और किताब ये भी बताती है कि अगर इनमें से कोई एक चीज कम हो तो शायद कुछ अधूरापन लगे। जैसे मान लीजिए आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको पसंद है और आप उसमें अच्छे भी हैं, पर दुनिया को उसकी जरूरत नहीं या उसके पैसे नहीं मिलते, तो खुशी तो होगी पर शायद आर्थिक रूप से मुश्किल हो। हाँ, ये तो है। या फिर आप सिर्फ पैसे के लिए कुछ कर रहे हैं जिसमें ना आपका दिल लगता है, ना आप उसमें बहुत अच्छे हैं, तो वो शायद सिर्फ एक नौकरी होगी, इकिगाई नहीं। तो सवाल यही उठता है कि ये संतुलन कैसे खोजें। किताब कहती है कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है, खुद को जानना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। हाँ। और शायद इसी संतुलन के कुछ इशारे हमें ओकिनावा के लोगों की लाइफस्टाइल में मिलते हैं।
किताब उनकी कुछ आदतों के बारे में बताती है। सुनने में बड़ी साधारण लगती हैं, पर शायद उनका असर बहुत गहरा है। हाँ बताइए। एक है हारा हाची बू। हारा हाची बू। हाँ, ये एक कहावत है जिसका मतलब है पेट 80% भर जाए तो खाना बंद कर दो, मतलब जरूरत से ज्यादा नहीं खाना। अच्छा, मॉडरेशन, जी। संयम। बिल्कुल। फिर हमेशा एक्टिव रहना। वो कोई भारी जिम वाली वर्जिश नहीं करते, पर चलते फिरते रहते हैं, बागवानी, छोटे मोटे काम। लगातार मूवमेंट। हाँ, और दोस्तों से जुड़े रहना। उनके छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जिन्हें मोआई कहते हैं। मोय। हाँ, ये दोस्तों का एक पक्का सर्कल होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देते हैं। इमोशनल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, कभी कभी फाइनेंशियल भी। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी है। कम्युनिटी। बिल्कुल। और फिर मुस्कुराना, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना, पॉजिटिव रहना, और प्रकृति के करीब रहना, शांत माहौल, पेड़ पौधे। अगर इन सब बातों को देखें ना, तो ये बहुत सरल है पर गहरी है। हारा हाची बू संयम सिखाता है। एक्टिव रहना शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा है। सही। मोआई यानी सामाजिक जुड़ाव अकेलापन दूर करता है, जो आजकल बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। मुस्कुराना, पॉजिटिव रहना, ये मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। और प्रकृति से जुड़ाव तो है ही, स्ट्रेस कम करता है। हाँ। तो ये सिर्फ लंबी उम्र के नुस्खे नहीं है, ये एक तरह से होलिस्टिक वेलबींग, मतलब समग्र कल्याण की बात है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, सब कुछ। बिल्कुल। और ये सब मिलकर शायद एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां इकिगाई को फलने फूलने का मौका मिलता है। हाँ, कह सकते हैं। किताब कुछ और जरूरी बातें भी बताती है, जैसे तनाव कम लें। इसे लंबी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा राज बताया गया है। स्ट्रेस आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती शायद यही है। हाँ। फिर जिज्ञासु बने रहें, मतलब सीखते रहें, नई चीजें ट्राई करें, दिमाग को एक्टिव रखें। बिल्कुल, दिमाग की कसरत भी जरूरी है। और एक और कॉन्सेप्ट है, फ्लो में जिएं। फ्लो, हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। किसी काम में इतना डूब जाएं कि समय का ध्यान ही ना रहे, पूरी तरह खो जाएं उसमें। हाँ, मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने इस पर काफी लिखा है। ये तब होता है जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो आपको पसंद भी है और आपकी काबिलियत को चुनौती भी देता है। अच्छा। और किताब कहती है कि ऐसी एक्टिविटीज खोजना जहां आप फ्लो महसूस करते हैं, वो आपको इकिगाई के करीब ले जा सकता है। और जाहिर है, एक मकसद रखें। हर सुबह पता हो कि आज क्यों उठना है, भले ही वो मकसद छोटा ही क्यों ना हो। हाँ, उद्देश्य। और आखिर में संतुलन, काम, रिश्ते, सेहत, शौक, सब में बैलेंस। ये संतुलन वाली बात, ये शायद सबसे मुश्किल है आज के समय में। हाँ, ये तो है। लेकिन फ्लो वाली बात पर वापस आएं तो ये इकिगाई से सीधे जुड़ता है। जब आप फ्लो में होते हैं, आप वर्तमान में होते हैं, अपनी पूरी क्षमता लगा रहे होते हैं, और काम खुद में ही एक इनाम बन जाता है। सही। तो ऐसी चीजें ढूंढना जिनमें ये एहसास हो, ये इकिगाई की खोज का एक अहम हिस्सा हो सकता है। और तनाव कम करने और संतुलन बनाने का संदेश तो खैर आज के समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो किताब का सार क्या निकलता है? एक लाइन है किताब में जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जिंदगी का मतलब पैसे या शोहरत नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी खुशियां हैं जो तुम्हें हर दिन जीने की वजह देती हैं। बहुत खूब। सुनने में कितना आसान लगता है ना, पर शायद अपनाने में उतना ही मुश्किल। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी को अपने रोज के काम में मजा आता है, उसमें एक तरह का संतोष मिलता है, भले ही वो काम दुनिया की नजर में छोटा हो, तो वो शायद अपना इकिगाई जी रहा है। हाँ, और इस सादगी में ही इसकी असली ताकत है। ये इकिगाई को कोई बहुत दूर का, मुश्किल से मिलने वाला खजाना नहीं बताता, बल्कि ये कहता है कि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही कहीं बिखरा हुआ है। हमारे रिश्तों में, हमारे शौक में, हमारे काम करने के तरीके में, प्रकृति से हमारे जुड़ाव में। सही। ये एक नजरिया है, जीने का एक तरीका जिसे धीरे धीरे अपनाया जा सकता है। ये बताता है कि खुशी और मतलब कहीं भविष्य में नहीं, बल्कि यहीं आज के कामों में और रिश्तों में मिल सकता है। तो कुल मिलाकर इकिगाई किताब हमें ओकिनावा के ज्ञान से प्रेरणा लेने को कहती है, ताकि हम अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उद्देश्य, खुशी और थोड़ा संतुलन खोज सकें। बिल्कुल। ये सिर्फ लंबा जीने की बात नहीं, बल्कि भरपूर जीने की बात है। तो एक सवाल मन में आता है, किताब की ही एक लाइन है, लाइफ छोटी नहीं होती, बस हम उसे जल्दी थका देते हैं। क्या सच है? क्या हम गलत चीजों के पीछे भागकर अपनी एनर्जी खत्म कर रहे हैं? ये बहुत सोचने वाली बात है। और किताब एक और सवाल छोड़ जाती है, क्या हमें सच में बड़े बड़े महान लक्ष्यों की ही जरूरत है, या बस एक उद्देश्य काफी है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो? उन ओकिनावा के बुजुर्गों के बारे में सोचिए, जो कभी सही मायने में रिटायर नहीं होते,
हमेशा किसी ना किसी काम से, समुदाय से, जीवन से जुड़े रहते हैं। हाँ, शायद उद्देश्य का असली मतलब यही है, जीवन से जुड़े रहना, हर दिन किसी ना किसी रूप में सक्रिय रहना। क्या ये मुमकिन है कि हम बड़े लक्ष्यों के इंतजार के बजाय अपने जीवन में ऐसे छोटे रोजमर्रा के उद्देश्य खोजें जो हमें सुबह उठने की एक सच्ची वजह दें? ये वाकई एक गहरा विचार है। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है। और इसी विचार के साथ आज की हमारी ये पड़ताल यहीं समाप्त होती है। इकिगाई की खोज शायद कोई मंजिल नहीं, एक सफर है, लगातार चलने वाला।